Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 19th February, so let's get started. Now before starting, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा बिकॉज बिकॉज 24 में है हम लोग और इलेक्शन ईयर है। एक दो हफ्ते में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज ही होंगी, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन टाइप की चीजें। तो ये सब चीजें डिस्कस नहीं करनी होंगी, सिर्फ जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज होंगी हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। राइट, बट दैट डजंट मीन कि न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, नो। बट जो न्यूज यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है उसको हम अवॉइड करेंगे। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड टर्म क्रूशियल फॉर कंट्री, अगेन political speech. BJP policies dealt double blow to UP youth. Political speech. We don't need to get into that. Okay. यहाँ पर कुछ दिन पहले UIDAI ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया था कि आप आधार को डेट ऑफ बर्थ के लिए एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट मत मानिए। ओके, सो सेंटर टू क्लैरिफाई ऑन आधार एज अ बर्थ डेट प्रूफ विथ रिस्क राइडर। तो अभी ऐसा नहीं है कि इसको वापस लिया जाएगा सर्कुलर को, इस पर क्लैरिफिकेशन इशू करेगा यूआईडीआई। ओके, यूआईडीआई इज लाइकली टू इशू ए क्लैरिफिकेशन सून। इट इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ऑफ सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ। रिमेंबर दिस, क्योंकि 20 के अराउंड एक क्वेश्चन पूछा गया था आधार पर, तो वहां पे एक स्टेटमेंट यही था दैट इट इज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो नो, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बट ओनली योर आइडेंटिटी। यानी कि अगर कोई बाहर से भी आया है वो अपना आधार कार्ड बनवा सकता है, हो सकता है वो इलीगल माइग्रेंट भी हो, वो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस हो सकता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, बट इट कांट बी ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। एंड जो सर्कुलर इशू किया था इन्होंने उसमें कहा है कि इट इज नीदर ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज वेल। राइट, तो इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन यूआईडीआई जल्द ही इशू करेगा। एंड यूआईडीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी की प्रॉपर एक्ट पास करके बनाई गई थी। ऑल दीज आर पॉलिटिकल न्यूज। ओके, नो, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू प्राइमरी स्कूल टीचिंग। प्राइमरी मतलब एकदम जो नर्सरी और फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो उससे रिलेटेड है, बट अगेन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर इतना बड़ा आर्टिकल डिस्कस किया जाए। द थिंग इज दैट इन August 23 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री कैन नॉट बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी स्कूल टीचिंग। ओके, प्राइमरी स्कूल टीचिंग के लिए आपको अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाना इज नॉट दैट इजी। सो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा था कि रेलेवेंट डिग्री एट दिस लेवल इज डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इफेक्टिवली दिस नलिफाइड द अर्लियर नोटिफिकेशन बाय एनटीसी, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दैट बीएड डिग्री कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये सब राजस्थान हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया है। टीचिंग यंग स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड is quite different in its requirement when compared to being a subject teacher for middle or high school. Understanding the foundational literacy and numeracy and being able to design and involve all students in the manner that ensure they grasp their basic foundational competencies is a very trivial task. Now, अभी जो एसआर का सर्वे आया था उसमें क्या बोला गया था कि क्लास 5 क्लास 8 के बच्चे क्लास 2 का भी टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं या बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म। ओके, तो यानी कि उनकी जो फाउंडेशनल स्किल्स थी प्राइमरी लेवल पर वही वीक रह गई थी। ठीक, तो उससे आप इसको रिलेट करके एक फॉर्डर पॉइंट की तरह अपने आंसर में यूज कर सकते हो कि हमें स्पेशल टीचर चाहिए जो फाउंडेशन स्किल्स कैसे बच्चों को देनी है वो बेटर अंडरस्टैंड करते हो। जस्ट बीएड क्वालिफाइड टीचर को प्राइमरी स्कूल में टीचर बना देना इज नॉट गोइंग टू सफाइस। ठीक है, उसके लिए सेपरेट स्किल्स चाहिए, सेपरेट इंटरेक्शन और प्लेइंग के फॉर्म में जो सिखा सके उस तरह के टीचर्स चाहिए। ये, सो वी नीड ए स्पेशलाइज्ड टीचर एजुकेशन फॉर दिस स्टेज। ओके, बस इतना ही काम का था उसमें। यहाँ पर है एफएमआर के रिगार्डिंग फ्री मूवमेंट रिजीम, तो ये सब अब तक हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स 450 में भी डिस्कस किया है हमने। राइट, 16 किलोमीटर दिस साइड, 16 किलोमीटर दिस साइड। सबसे ज्यादा इसको फेवर कौन कर रहे हैं? इसको फेवर कर रहे हैं मणिपुर की मिताईस, ये वैली में रहते हैं। ओके, एंड प्रिडोमिनेटली ये हिंदू हैं। ओके, मणिपुर में क्राइसिस किसके साथ है इनका? कुकीज के साथ, जो हिल एरियाज में रहते हैं, दे आर मेजरली क्रिश्चियन। तो इनका कहना है कि जो हमारे हिल एरियाज है ना वहां पर ये चिन कम्युनिटी के लोग जिनके यहाँ पर रिलेशन है मीजो
कुकी एंड जो कम्युनिटी के साथ, ये सब एथनिक टाइज हैं इन लोगों के आपस में। तो ये लोग इस वजह से म्यांमार से इस वक्त माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है इन लोगों का। एज मैनी एज 30,000 म्यांमारी सिटीजन आर रिसाइडिंग इन मणिपुर एंड मिजोरम एंड मणिपुर के हिल एरियाज में। तो मिताइस चाहते हैं कि ये फेंसिंग होनी चाहिए बॉर्डर की। बट अगेन बॉर्डर फेंसिंग में दिक्कत ये है कि एक तो बहुत ही हिली टेरेन है, काफी फॉरेस्ट से गुजरती है। ये दो सबसे बड़े आप कह सकते हो कि चैलेंजेस आएंगे इसको करने में। और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इसको करीब 2027 तक फेंस कर पाएंगे, ये कोई 2-4 महीने में फेंसिंग होने वाली चीज नहीं है। राइट। एंड हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के उस तरफ जाकर चिन स्टेट आ जाता है, ठीक है, सियांग स्टेट आ जाता है। ये सब वहाँ की जो एथनिक आर्मी है उनके हाथ में जा चुका है। इवन म्यांमार आर्मी के सोल्जर्स तक यहाँ पे आ चुके हैं। और 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि वहां पर कॉन्फ्यूजन किया जा रहा है अब। दैट मीन्स कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस इंपोज की जा रही है वहां पर म्यांमार में 18 से 35 ईयर्स के लोगों के भी। तो वैसी बात है कि लोग एक वीक आर्मी में नहीं जाएंगे वहां मरने के लिए, तो हो सकता है कि इससे माइग्रेशन और तेज हो जाए। तो भी जरूरी हो जाता है कि हम इस बॉर्डर को फेंसिंग करें। बट एट द सेम टाइम अब अगर हम इसके बेनिफिट देखें तो बेनिफिट में भी लोग कहते हैं कि ये हमारे ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, और एथनिक रिलेशनशिप के लिए भी जरूरी है ये फ्री ट्रेड। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको डिमार्केट कर दिया था बॉर्डर को बिना ये देखे कि एक ही एथनिक कम्युनिटी के लोग दोनों साइड रह गए, कुछ इधर कुछ उधर। राइट। और गवर्नमेंट के और भी जो इसकी लेकर टेंशन है वो है नार्कोस, यानी कि ड्रग्स वगैरह। नार्कोटिक्स यहाँ से बहुत ज्यादा आता है, आर्म्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं इलीगल, और उसके फॉर पीपल्स का माइग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 इंडिया के मेजर कंसर्न है। बट यहाँ पे जो एथनिक लोग हैं उनके ये कंसर्न है कि हम अपने ही साथ के भाई बंधुओं को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि ये मिसप्लेस प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट शुड रादर लुक एट द कंसर्न्स रादर देन डूइंग दिस। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एफएमआर रिजीम हमने 2018 में इनिशिएट की थी, बट अब स्क्रैप कर दी है, बॉर्डर को फेंस करने जा रहे हैं। पोरस बॉर्डर की वजह से नार्कोटिक्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स, ठीक है, उन लोगों ने अपने बेस म्यांमार में बना रखे थे, और अब उनको और इजी हो रहा है क्योंकि वहां पर उनकी ना मिलिट्री का चल रहा है, ना उनकी गवर्नमेंट की चल रही है, और ना ही वहां किसी और की चल रही है। तो वहां पर जाके बेस बनाना, फिर इंडिया में आके अटैक करना और वापस चले जाना, तो ये पोरस बॉर्डर को सील करना जरूरी हो जाता है। The insurgent groups have weakened substantially क्योंकि इंडियन आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया है इनके थ्रेट्स को थ्रू फोर्स एंड पीस एफर्ट। बट ड्रग ट्रेड हैज enabled नॉट ओनली द बॉर्डर पोरोसिटी बट ऑल्सो द रिलेटिव लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट। ठीक है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट जो है वो थोड़ी वीक है इन स्टेट्स में। इसको अपोज कर रहे हैं मोस्टली नागालैंड एंड मिजोरम, क्योंकि ये सगाइन जो रीजन है, चिन जो रीजन है, ओके, यहाँ से रेफ्यूजीज काफी ज्यादा आ रहे हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। दे हैव द किनशिप टाइज विद द चिन कम्युनिटी। The opposition to FMR has come mainly from Mitai majoritarian forces in Imphal Valley, that is Manipur. 16 किलोमीटर तक आपको फ्री मिलता है आना जाना विदाउट वीजा। ओके, नोट टू इंडियाज एक्टिव पॉलिसी हमने बात की थी, कलादान प्रोजेक्ट के, उसी के साथ साथ हमने बात की थी आईएमटी की। ठीक? ये सब हमारा ईस्ट एशिया आसियान कंट्रीज तक जाने के लिए गेटवे हुआ करता था। बट ये जो सारा ट्रबल आया है म्यांमार में, इस वजह से हमारी ये दोनों ही चीजें थोड़ी सी अभी आप कह सकते हो ठंडे बस्ते में चली गई है। राइट। और इसके अलावा इसको फेंस करना अपने आप में बहुत ही ह्यूमंगस एक्सरसाइज होगा, सिचुएटेड इन रग्ड माउंटेन एंड फॉरेस्ट इन केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज एंड नीड रिकंसिडरेशन। यूएई से रिलेटेड है, अगेन मेंस 450 में हम दोनों कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको मेंस 450 एम्फेसाइज करता हूं बार बार, क्योंकि देखिए वहां पर हमने मेंस 450 में म्यांमार वाला भी पूरा इशू जान लिया था। तो ये डे टू डे हमारा टाइम सेव होता है इस न्यूज़पेपर में। राइट, उसी तरीके से हमने यूएई को लेकर भी मेंस 450 प्लस में पूरा टॉपिक अच्छे से कर लिया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने इसको स्पीच भी दिया था, और अबू धाबी में पहला हिंदू टेम्पल खोला गया है। इससे पहले दुबई में भी एक टेम्पल खोला गया था। ओके, देन यूएई के साथ हमने सीपा साइन किया था 22 में, और अब हमने उसके साथ बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन कर दी है। नाउ सी, ट्रेड की बात जब आती है तो ट्रेड में हम लोग जो डील साइन करते हैं वो करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। राइट, उसी तरीके से फिर इन्वेस्टमेंट में अलग से करते हैं। ठीक है, गुड्स में भी अलग से कर सकते हो। कुछ कुछ कंट्रीज होती हैं जो कहती हैं हम गुड्स में एफटीए साइन करने को तैयार हैं, बट सर्विसेज में नहीं करना चाहते, जैसे सॉरी जैसे फिलीपींस था, ये उसका ये मानना था कि हम गुड्स में तो कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के सारे बीपीओ वगैरह जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन अच्छी है इंडिया के पास, तो जो बीपीओ वगैरह में जो जॉब होती है फिलीपींस भी वही करता है मोस्टली, तो उसकी सर्विस सेक्टर जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कंट्री बाय कंट्री डिसाइड कर सकते हो आप कि आपको किस में करना है, गुड्स में करना है, सर्विस में करना है, या बोथ में करना है, या इन्वेस्टमेंट में भी करना है।
ठीक। तो यहाँ पर यूएई अकेला ऐसी कंट्री बना है जिसके साथ इंडिया ने ट्रेड यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में भी एंड इन्वेस्टमेंट में भी एग्रीमेंट साइन किया है। सो दीज आर सच पॉइंट्स जो आपको यूपीएससी में पूछे जाएंगे। ठीक है, यूएई को लेके वो 2 स्टेटमेंट दे सकता है, 3-4 स्टेटमेंट दे सकता है, करेक्ट पूछ सकता है। एट द सेम टाइम वो आपको 2 स्टेटमेंट देकर उसके बाद फिर ये भी पूछ लेता है कि दिस सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, और ऐसे में ये जो माइनर पॉइंट्स होते हैं ना, यही आपको दिक्कत देके जाते हैं, क्योंकि इतना ध्यान कोई नहीं देता यार कि यूए इज द ओनली कंट्री, राइट, जिसके साथ हमने दोनों साइन करे, और फिर उसमें दे देगा सेकंड स्टेटमेंट बना देगा कि इट इज द ओनली कंट्री, और फर्स्ट स्टेटमेंट में दे देगा कि हम दोनों के बीच में ट्रेड इंक्रीज हुआ है, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर, या थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, राइट, इस टाइप की चीज दे देगा, और फिर पूछेगा दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। इसलिए हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। मेंस 450 लेक्चर मैंने आपको बताया था ये फैक्ट याद रखने के लिए, क्योंकि यही आपको मेंस में इंट्रोडक्शन भी काम करेगा। यूएई इज नाउ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है हमारा यूएई, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, और फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है। ठीक है, नाउ इसके अलावा हमने एक भारत मार्ट मार्ट भी इनॉग्रेट किया वहां पर, जो हमारे एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। वी आर ऑल्सो बिल्डिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस पर भी एग्रीमेंट साइन किया है, बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया स्टैक याद कीजिए, डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंटरफेस, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड फोकसिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड एनर्जी स्टोरेज एंड डिजिटल क्रॉस पेमेंट यानी कि यूपीआई एक्सेट्रा। आईएमईसी पर कुछ मूवमेंट अब शुरू होगी, क्योंकि वो इसराइल वॉर की वजह से स्लो हो गया था, तो हम लोग इसमें कॉमन मेंबर हैं। आईटीयू2 में हम लोग कॉमन मेंबर हैं। ब्रिक्स फ्रेमवर्क, क्योंकि ब्रिक्स भी अब ज्वाइन कर लिया यूएई ने, तो वहां पर भी हम लोग एक, मतलब ये तीनों हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा रीजन अभी कंफ्लिक्ट में डूबा हुआ है, एंड इंडिया कंसिडर यूएई टू बी ए स्टेबल इंटरलॉक्यूटर। 18% ऑफ इंडिया के ग्लोबल रेमिटेंसेज यूएई से आते हैं। ठीक है, थियोक्रेटिक मोनार्की है वहां पर। इट सीक्स टू डेमोक्रेटाइज इस गवर्नेंस एंड ए मोर प्लूरलिस्टिक सिस्टम एंड कंसर्न ओवर द राइज ऑफ मेजोरिटेरियन एंड सेक्टेरियन फोर्सेज इन इंडिया। अब वो याद कीजिए, जब हमारे यहाँ एक बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ मोहम्मद साहब को बोल दिया था, तो उसकी वजह से फिर काफी रिएक्शन आया था यूएई, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में। वहां पर कुछ ने तो जो कचरे के ट्रक होते हैं उन पे मोदी जी की फोटो भी छाप दी थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर रिएक्शन सब जगह से आता है। एनीवे हमें आर्टिफिशियल का इम्पैक्ट कई तरीके से देगा। ठीक है, इकोनॉमी पे पड़ेगा, जॉब्स पे पड़ेगा, बट यहाँ पर इस इन्होंने, ये जो आदित्य सिन्हा है, ही इज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रिसर्च इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इन्होंने एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, यानी कि सोसाइटी पे। तो एक टाइम पे माना जाता था कि ये जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है, इट कुड लीड टू ए न्यू फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में ही हम बात करेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम सबकी एजुकेशन स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है। ठीक है, कुछ पहले से एजुकेशन है, कुछ बाद में ले रहे हैं, कुछ को बॉन्डेड फॉर्म में रखा गया सदियों तक, राइट। तो इस वजह से अगर हम सिर्फ मेरिट को ही एक सोल क्राइटेरिया बना देंगे, तो ये तो हमारी जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये ऐसे ही कहना था यहाँ पे एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट का। They say that meritocracy can perpetuate social hierarchies by legitimizing the status of elite under the guise of fairness and neutrality. तो जो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्वेशन समथिंग कुछ नहीं, बट बात वही है कि आप बात कर रहे हो फेयरनेस की, आप बात कर रहे हो न्यूट्रलिटी की, बट इससे तो ये सोशल हायरार्की जो है ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जो एजुकेशनली एडवांस है वही इकोनॉमिकली भी आगे और एडवांस होता चला जाएगा, और जो वीक है वो और वीक रह जाएगा। So they argue that the concept of merit are socially constructed and reflect the biases and interests in these of those in power. तो देखिए biases हमेशा रहते हैं, और स्पेशली जो लोग पावर में रहते हैं वो नहीं चाहते कभी कंपटीशन करने का। और यही बात अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी कही, जब उन्होंने एम्स के रिस्पेक्ट में एक रिपोर्ट पेश की कि यहाँ पर इंटरव्यू में बायसनेस देखने को मिली है, जानबूझकर ST SC के कैंडिडेट्स को, इंक्लूडिंग ओबीसी के कैंडिडेट्स को, इनको कह दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन ये भी दिया था कि जो इंटरव्यू पैनल होता है या फिर जो सिलेक्शन पैनल है, हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग होगा, ठीक है, ये सिलेक्शन पैनल में भी जब तक आप इन ST SC OBC को रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, इस तरह की बायसनेस देखने को मिलेगी। सेम वॉज द केस विद जीबी पंत यूनिवर्सिटी।
जीबी पंत यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ था। इनफैक्ट वहां पर कुछ और ज्यादा सस्पेक्टेड था, क्योंकि वहाँ SC ST OBC EWS इवन PWD में भी कैंडिडेट मिले आपको टीचिंग पोजीशन के लिए, सब जगह मिले, लेकिन OBC में नहीं मिला। OBC में कह दिया गया कि नॉट फाउंड सुटेबल, राइट। तो बायसनेस के केसेस वहां भी आते हैं। जो लोग पावर में बैठे हैं, अगर वही सब सिलेक्शन करना है, रिक्रूट करना है, क्योंकि ये जो मैरिट आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस मैरिट, तो ये तो कंस्ट्रक्ट किया गया है ना उन लोगों के द्वारा जो पावर में बैठे हुए हैं। ओके, नाउ अब ये पॉइंट पे आते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिसरप्टिव फैक्टर। इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will completely complicate the idea of reforming meritocracy. AI with its rapidly evolving capabilities will reshaping merit and idea of meritocracy in 6 ways. First, introducing a non-human entity capable of performing tasks, making decision and even creating at levels that can surpass human abilities. अब देखिए, अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का एक्सेस है और आप उसको समझ पा रहे हो कि इसको कैसे यूज करना है, तो फिर वो जो मेरिट और लो आईक्यू वाली जो डिफरेंशिएशन था वो उसको खत्म ही कर देगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ उस मशीन को कमांड देना है, वो पूरा काम अपने आप कर देगा। ओपन एआई सोरा, सोरा के बारे में हमने 2 दिन पहले बात की थी। आप सिर्फ टेक्स्ट लिख के दे दीजिए और ये उस पर पूरा वीडियो बना देगा, ठीक है। ये सोरा ओपन एआई ने ही लॉन्च किया है। हालांकि अभी उसने उसने सिर्फ ये बताया है कि अभी मैं इसको पब्लिक के लिए रिलीज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें काफी दिक्कतें भी हैं। बट आपको सिर्फ अपना पैराग्राफ लिख के दे देना है टेक्स्ट के फॉर्म में कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए, ये स्टोरी होनी चाहिए, और वो सब कुछ बना के आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर देगा। यानी कि एक टीवी सीरियल बन जाएगा, सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार है। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट भी मत कीजिए, आप तो बस कैरेक्टर बता दीजिए। एक पुलिस वाला होना चाहिए, एक फैमिली होनी चाहिए, उसमें 3-4 ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, उनके ये नाम होने चाहिए, वो पूरी स्टोरी खुद बना देगा, ठीक। तो ये काम चैट जीपीटी कर देता है, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट वाला, लेकिन टेक्स्ट टू वीडियो का काम ये सोरा करेगा। तो ओपन एआई सोरा इज एविडेंस दैट क्रिएटिविटी इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ह्यूमन ट्रेट एनीमोर। तो अब क्रिएटिविटी यानी कि जो भी स्टोरी वगैरह लिखनी है आपको, या मूवीज के लिए स्क्रिप्ट तैयार करनी है, तो ये क्रिएटिविटी अब कोई एक्सक्लूसिव ह्यूमंस का डोमेन नहीं रह जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम ह्यूमन से भी अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो मेरिट की बात तो सिर्फ ह्यूमन के बीच में आती है ना, यहाँ तो एआई सब कुछ चेंज कर देगा। सेकंड, individuals with access to AI tools gain a significant advantage and not necessarily due to their personal abilities. अब आप कहेंगे कि देखिए मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप एआई टूल की मदद से कर रहे हो काम, और जिसके पास एआई टूल का एक्सेस नहीं है वो पीछे रह जाएगा। तो आप आगे निकलेंगे अपनी पर्सनल एबिलिटीज की वजह से नहीं, बट योर एबिलिटी टू एक्सेस दैट टेक्नोलॉजी, राइट। थर्ड, AI system trained on historical data can perpetuate and even exacerbate the biases present in that data, leading to discriminatory outcomes. Now again, आप रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में ही सोचिए कि अगर वो बायसेस ऑलरेडी पहले से ही थे, ठीक है, जिस डेटा की मदद से आपने ट्रेन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम्स को, तो वो इन बायसेस के हिसाब से ही अपना आउटपुट देगा आगे चल के। तो इससे तो वो जो बायसेस थे, जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। These biases can disadvantage groups which are already marginalized. नेक्स्ट इज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इस मैगजीन में। एआई टूल कैन प्रिडिक्ट पैनक्रिएटिक कैंसर इन ए पेशेंट 3 years बिफोर रेडियोलॉजिस्ट कैन मेक द डायग्नोसिस। नो सी, ये जो रिसर्च सामने आई है, इसने कहा है कि ये 3 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपकी बॉडी में पैनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली फिर ये तो जॉब्स डिस्प्लेस कर देगा इनकी। एआई वुड इम्पैक्ट द हाई वेज जॉब्स एज वेल। अभी तक ना ये चीज श्योर शॉट नहीं कही जा सकती है कि ये हाई वेजेस जॉब्स या स्किल जॉब्स को ज्यादा रिप्लेस करेगा या लो वेज एंड फिजिकल जॉब्स को ज्यादा रिप्लेस करेगा। और एक तो ये चीज तो हमेशा आप इसमें वेरिएशन देखते रहोगे, कोई कहेगा हाई स्किल जॉब पे असर पड़ेगा, कोई कहेगा लो स्किल, बट ये तो इवोल्यूशन में है। अभी लेट्स सी क्या निकल के आता है, 10-20 साल में जाके पता चलता है वो तो। AI would push the workforce towards either high skill or high wage jobs involving complex problem solving and creativity, or low skill low wage jobs are requiring physical presence and physical interaction. तो ये सिर्फ टाइम के साथ ही पता चलेगा। This polarization will exacerbate socio-economic disparities as individuals without access to high level education and training are pushed towards the lower wage role. Fifth, the opaque nature of many AI algorithms. See, this is the problem.
कि आप कौन सी एल्गोरिदम यूज कर रहे हो इसको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जिस तरह के डेटा के साथ आप उसको ट्रेन करोगे वैसा ही वो आगे चल के आपको आउटपुट देगा। सो आप किस तरह का डेटा, अगर आप एक बायस्ड डेटा यूज कर रहे हो ट्रेन करने के लिए, तो वो वैसे बायस्ड और डिस्क्रिमिनेटरी आउटपुट ही देगा आपको फ्यूचर में, राइट। तो ये जो ओपेक नेचर है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इसीलिए कई यूरोप में, यूएसए में, इसमें कई कंट्रीज ने रेगुलेशन लगाए हैं कि आप एआई अपने जो ये है चैट जीपीटी और ये सब सोरा वगैरह, इन सब को आप ट्रेन करने के लिए जो डेटा यूज कर रहे हो उसको पब्लिक कीजिए, सो दैट पब्लिक नो। वो ओपेकनेस नहीं चलेगी, इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कपल्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू टेक जाइंट्स poses significant challenges to accountability. Sixth, at the organizational level, the core of AI power lies in data and algorithms that process this data. Tech giants will access to unprecedented volumes of data, have a distinct advantage in training more sophisticated and accurate AI model. Now, the problem is कि इसको ट्रेन करने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा किसके पास है और किसका ज्यादा कंट्रोल है उस पे। तो जो टेक जाइंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, मेटा टाइप की, इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वॉल्यूम है डेटा का, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, हर तरह का डेटा इनके पास अवेलेबल है, तो उनके पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज हो जाता है। अब इसमें अगर कोई नया स्टार्टअप आना चाहता है तो वो उतना उस वॉल्यूम का डेटा कहाँ से लाएगा ट्रेन करने के लिए, राइट। सो अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने। गाजा का है, पीस प्रोसेस, सब अपने अपने आइडियाज देते रहते हैं, ये भी एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, तो ये सेम चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको बार बार डिस्कस करने से कुछ नया नहीं निकलने वाला है। बट जैसा मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि अब ये वॉर सिर्फ हमास के अगेंस्ट नहीं रहेगी, ये मिस्टर नेतन्याहू ने पर्सनल लेवल पे ले रखी, क्योंकि इनका करियर जरूर खत्म होने वाला है। सी नेतन्याहू, he is viewed by most Israelis as responsible for failures that facilitated Hamas brutal attack on October 7। ठीक है, तो इनका करियर तो खत्म होना ही है। Mr. Netanyahu, if his government were to fall, he faces the prospect of immediate arrest and court proceedings for corruption and abuse of office। अगर इनकी सरकार गिरी तो ये तो अरेस्ट भी होना है, ठीक है, करप्शन केस भी चल रहा है इन पर, अब्यूज भी चल रहा है ऑफिस का, और वो याद कीजिए जुडिशरी की अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ इशू था जिसके अगेंस्ट पूरा इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहे थे जब ये अटैक हुआ। His hardline posture in response to peace initiative is possibly influenced by concerns relating to his personal rather than national interest. Okay? इसीलिए वो पीस नहीं चाहते, इसलिए वो पूरी इस बैटल, इस वॉर को और ज्यादा लंबा खींच रहे हैं पर्सनल लेवल पे। सऊदी अरेबिया कार्ड, अब यूएसए चाहता है कि अगर एक पैलेस्टीन, इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को बनाने के लिए इजराइल एग्री हो जाए तो बदले में सऊदी अरेबिया और सारे अरेबियन कंट्रीज के साथ इसके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है यूएसए कि आप रेकग्नाइज कर लीजिए इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट को, तो सऊदी अरेबिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और सऊदी के साथ हो गए यानी कि पूरे रीजन के साथ हो जाएंगे। बट सऊदी अरेबिया चाहता है कि इजराइल, ठीक है, सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट बनाए एज पर 1967 बॉर्डर, ठीक। और हम 2024 में, और मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री दी थी आपको एक मेंस 450 प्लस के लेक्चर में, इजराइल की और पैलेस्टीन की, तो 67 की बॉर्डर यानी कि इजराइल वापस विड्रॉ करे उन सब एरिया से जहां तक वो पहुंच चुका है, तो वो नहीं छोड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। अगर सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि 67 के टाइम से बॉर्डर बनाई जाए तो दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, और उसके साथ ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल। ओके, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इंडियन इलेक्टोरेट स्टेट वाइज वेरिएशन, यहाँ पर आपने बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि सबसे अच्छा अगर कोई ऑप्शन है तो वो है डिग्रेसिव डिलिमिटेशन। ठीक है, ये ऑफिसर आईएएस एकेडमी के सर ने लिखा था, उन्होंने यही कहा था कि साउथ की पॉपुलेशन कम है तो आप उनको एवरी 10 लाख पर एक सीट दे सकते हो, नॉर्थ की ज्यादा है तो आप उनको 20 लाख पर सीट दे दीजिए। अगर आप इक्वल करने जाओगे कि यहाँ भी 10 के हिसाब से, तो फिर नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर जो यूपी बिहार को कंट्रोल करेगी जो पार्टी, वही सेंटर को भी कंट्रोल करना शुरू कर देगी। नहीं, अगर हम नंबर ऑफ सीट्स सेम रखें, दैट इज 543, एंड रीअपोर्शन अमंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 26, ठीक है, अगर हम ऐसा करने जाते हैं तो भी यूपी को 11 सीट का प्रॉफिट होगा, इसको बिहार को 10 का। बट लुक एट दीज साउथ स्टेट्स, तमिलनाडु इट विल लूज ऑन 8 सीट्स, आंध्रा तेलंगाना 8 सीट्स, केरल 8 सीट्स लूज आउट कर जाएगा, ठीक है, और ये पंजाब हिमाचल सभी, ठीक है। तो फिर वो सारा जो भी है सेंटर में सरकार बनाने का, तो वो इन 4 स्टेट से ही सब कुछ डिसाइड हो जाना है। और अगर आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने जाते हो 848 तक, तो फिर हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आर्टिकल तीसरी बार आ रहा है इस चीज पर न्यूज़पेपर में, ठीक है। यूपी की सीट्स बढ़ के 143 हो जाएंगी 80 से,
बिहार की ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी, राइट, राजस्थान की डबल हो जाएंगी, ठीक है, एमपी का भी अच्छा खासा गेन होगा, ठीक है, और साउथ स्टेट्स का गेन उतना ज्यादा नहीं होगा, इनको 10, 12, 13, 5 इस तरह का मिलेगा, ठीक है, बट ये 4 स्टेट्स जो हैं बहुत ज्यादा गेन करेंगे। ये सब बातें हम कर चुके हैं, आपसे वो डिग्रेसिव वाला याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के पॉइंट अगर आपके आंसर में मिलेंगे तो वो दिखाता है कि यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा एज इन योरसेल्फ। आईपीसीसी ये अपनी रिपोर्ट वगैरह निकालता रहता है, इसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी पहले, अब इसने तैयारी शुरू कर दी है 7th असेसमेंट रिपोर्ट की। करता क्या है, इट जस्ट एग्जामिन द साइंस, कॉन्सिक्वेंसेस, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी एज वेल एज मिटिगेशन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। 6 रिपोर्ट में इसने कहा था कि जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है इस राइज को रोकना 1.5 डिग्री तक, द टाइम इज रनिंग आउट एंड वी आर क्लोज टू ब्रीचिंग अडेप्टेशन लिमिट्स। और फिर इस साल का डेटा मैं आपको बार बार रिवाइज कराते ही रहता हूँ। 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा, 84 डेज ऐसे रहे जब 1.5 डिग्री हमने ब्रीच किया, 4 डेज ऐसे भी रहे जब हमने 2 डिग्री को भी ब्रीच किया, राइट। तो ये सब आपके आंसर को अच्छा बनाने की उसने इनिशिएट कर दी है अपनी 7 साइकिल की तैयारी। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, तो आपने पेरिस क्लाइमेट में जो भी टारगेट्स वगैरह सेट किए हैं उनकी मॉनिटरिंग को लेकर वो चेक किया जाता है कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है, वही कहलाता है ग्लोबल स्टॉक टेक। टू असेस द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, यूएनएफसीसी कंट्रीज कंडक्ट ए ग्लोबल स्टॉक टेक एवरी 5 ईयर। नाउ ये याद रखना जरूरी है, वो कहीं चेंज करके एग्जाम में आपको 3 ईयर 2 ईयर दे देगा ना तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है, 5 ईयर में ही होता है ग्लोबल स्टॉक टेक। नाउ द जीएसटी यानी कि ग्लोबल स्टॉक टेक इज ए मैकेनिज्म टू मेजर द कलेक्टिव प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई गैप्स एंड चार्ट ए बेटर कोर्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। फर्स्ट स्टॉक टेक हुआ था 22 में, सेकंड होगा 28 में, बस इतना ही जानना है। सेनेगल अफ्रीकन कंट्री है, इसको मैंने आपके साथ अपनी प्रीलिम्स डिवीजन सीरीज में भी डिस्कस किया था, ओके। वहां पर जो पिंक लेक है उसके रिस्पेक्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, बट ये एक कंट्री ऐसी है जो अभी तक कूप फ्री रही है वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है, ये जो अगर मैप है तो इधर वाले जो रीजन है ना, इन सब में सिर्फ एक ही कंट्री बची है जिसमें आज तक कूप नहीं हुआ था, वो है वेस्टर्न अफ्रीका, लेकिन इस वक्त वहां भी कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं कि हो सकता है। ये सोरा को लेकर ही है, ठीक है, जो वीडियो जनरेट करेगा आपके टेक्स्ट से, बट इसमें अभी इतना कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से फॉलो करें, बट कोर आपको पता है लॉन्च ओपन एआई ने ही किया है, जिसने चैट जीपीटी किया था। इट कैन क्रिएट नियर फ्लॉलेस 1 मिनट लॉन्ग वीडियो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ओके। ओपन एआई के सीईओ कौन है, सैम अल्टमैन, कभी आप स्टेट पीएचसी वगैरह देंगे तो काम आएगा। While generating videos from text aren't new, okay, Sora's achievement dwarfs Meta's Make video। Meta के पास भी ये फैसिलिटी है, गूगल के पास भी है, उसका ल्यूमियर है, टेक्स्ट टू वीडियो टूल्स, ठीक है, बट वो उतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस नहीं बना पाते हैं जैसे सोरा प्रोवाइड करेगा। ये सोरा प्रोवाइड दी स्टूडियो ग्रेड फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये फर्क है। बाकी ऐसा नहीं है कि न्यू है, मेटा के पास भी है, गूगल के पास भी है, बट वो क्वालिटी नहीं है। इट कैन क्रिएट इमेजेस एंड वीडियोस विद नियर एक्यूरेसी ऑन ए गिवन सब्जेक्ट। Sora already has a filter that will block prompt requests that mention the violent, sexual or hateful language as well as images of well-known personalities. ठीक है, सेफ्टी के लिए Sora uses a fake image detector developed for Dell E3. ओके, बट ये सब तो वो कंसर्न है जो बाद में आएंगे, पहले वो अभी ठीक से काम करना तो शुरू करे। ये डेली क्विज होते हैं, मैं आपको कहता हूँ, आपका टाइम हो तो देख लिया कीजिए, काम आएगा। ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, इनको छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब अरुणाचल में भी नियर एलएसी इंडिया अपना एनफोर्समेंट बढ़ा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये M777 हाउट्सर, ये जो आप गन्स देख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम बोफोर्स जैसी ही है, जैसे बोफोर्स थी कारगिल के टाइम, ठीक है, एंड बोफोर्स का बहुत बड़ा रोल था कारगिल वॉर जीतने में, ओके। तो इनको 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 लिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है पहाड़ी एरियाज में, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल हो। तो यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर जो हमने यूएसए से लिए हैं, द चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैज बिकम ए गेम चेंजर, okay. It can carry this howitzer which weight 4 tons and fly to posts that are difficult to reach through rugged terrain and thick forest. In Arunachal Pradesh, the army has now beefed up its combat potential along the LAC. Okay. This M777 ultralight howitzer, Chinook helicopter USA से लिए गए, they have become a game changer in their ability to lift heavy loads. हमने साथ में काफी सारे हेलीपैड कंस्ट्रक्टेड किए हैं जहां पर ये लैंड कर सकते हैं। 9 हेलीपैड वर कंस्ट्रक्टेड एंड 6 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन।
Chinook has been a game changer with the amount of load it can carry across valley, especially given the uneven terrain and thick forest covers. इनफैक्ट कारगिल टाइम हमारी ऐसी हालत थी कि हम बोफोर्स गन को ले तो जा रहे थे, बट उसको ट्रक से खींच के ले जा रहे थे, लेकिन आगे एक आदमी दौड़ता था वो लेकर टॉर्च। ठीक है, क्योंकि ट्रक की लाइट अगर ऑन रखते थे तो ऊपर से पाकिस्तान शेलिंग कर देता था। ओके, इस सिटी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, अवदिका। ये पक्का आपको प्रीलिम से मिलेगी। रशिया क्लेम्स अवदिका सेज कीव ट्रूप्स स्टिल इन कोक प्लांट। ठीक है, तो ये वैसे यूक्रेन का टाउन है, लेकिन इसको रशिया ने कैप्चर कर रखा है। एंड यहाँ पे सेम चीज, ब्राजील्स लूला accuses Israel of genocide in Gaza Strip. Now see, after South Africa, दिस इज द सेकंड ब्रिक कंट्री जिसने इसराइल को क्रिटिसाइज किया है। ठीक? तो वहां पे आप लिख सकते हो कि हम लोग ग्लोबल ग्लोबल पीस की जब बात करते हैं तो उसमें भी ब्रिक्स का एक रोल निकल के आता है, जिसमें आप ये एग्जांपल कोट करेंगे दोनों। ओके, जिनोमिक्स वगैरह, ठीक है, इस पे प्रीलिम्स रिवीजन से इसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, काफी चीजें वहां से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से सिर्फ एक चीज हमारे काम की है, दैट इज दिस, क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग। ये क्या होता है? क्योंकि पहले याद कीजिए, यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा था माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था, आई कांट रिकॉल दैट राइट नाउ, कि हम एयर में से डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये भी 23 में एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के टर्म्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग, इट इज a method to visualize the complete set of chromosomes in a cell and is among the best techniques to diagnose such abnormalities. However, karyotyping requires live cells, which in turn require scientists to adopt laborious methods to culture and stain them. Okay, तो ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। इस तरह के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं और इस बार भी आएंगे। ओके, बाकी सब उस आर्टिकल में ऐसा कुछ काम का नहीं है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ओके, अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पर फार्मर्स की टॉक्स चल रही है, बट इनकी अभी 4th मीटिंग हुई है, बट इसमें जब तक नहीं जानने की जरूरत है हमें, जब तक कि उसमें से कुछ निकल के नहीं आता सब्सटेंशियल। ठीक है, गवर्नमेंट एमएसपी को लॉ नहीं बनाएगी, ये श्योर है, बट वो कह रही है कि हम नाफेड के थ्रू आपके साथ एक साइन कर सकते हैं 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स एंड बाय दे आर प्रोड्यूस एट एमएसपी। ठीक है, तो नाफेड के थ्रू कर सकते हैं, नाफेड एक कोऑपरेटिव है। राइट, उसी तरह कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल बाय कॉटन फ्रॉम देम एट एमएसपी। तो इस तरह की कुछ चीजें की जा सकती है, लेकिन जब फाइनल इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तो सिर्फ टॉक्स चल रही हैं। नाउ सी, ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू तो खत्म कर दिया, बट एट द सेम टाइम एक और केस पेंडिंग है इन फ्रंट ऑफ 7 जज बेंच, जो कह रही है कि सेंटर जो है वो कई सारे ऐसे बिल को भी मनी बिल के फॉर्म में पास कर देता है जो कि एग्जैक्टली मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। राइट, तो इसकी पेंडिंग, ये केस अभी पेंडिंग है, बट अभी इसकी कोई डेट नोटिफाई भी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है कि कैसे सेंटर किसी ऐसी चीज को मनी बिल के फॉर्म में पास कर देता है जो कि एग्जैक्टली उसके डेफिनेशन में आते भी नहीं है। पेंडिंग केसेस, Article 145(3) states that a minimum of 5 judges must hear a substantial question of law that involve the interpretation of constitution. ओके, तो ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंपॉर्टेंट केस है तो उसको एटलीस्ट 5 जज की बेंच हियर करेगी। अगर 5 जज की बेंच कोई डिसीजन दे देती है जो आपको पसंद नहीं आता है तो आप 7 जज बेंच के सामने अपील कर लीजिए। ठीक, अभी 5 जज बेंच ने ही स्ट्रक डाउन किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को। अगर सेंटर चाहे तो अपील कर सकता है 7 जज बेंच के सामने। ठीक है, बट सेंटर ने फिलहाल के लिए कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बट अभी इलेक्शन की वजह से शायद कह दिया है, बट अगर उनको करना होगा तो आफ्टर इलेक्शन कर भी सकते हैं। राइट, अब दूसरा जो इशू रह गया दैट गवर्नमेंट यूजिंग द मनी बिल रूट, इस पे जजमेंट आना बाकी है, बट इसकी अभी कोई डेट, इसकी सुनवाई की कोई डेट डिसाइड की नहीं है। ये वो चंडीगढ़ का केस है जहां पर बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया था और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जिस तरीके से कि जो ऑफिसर था उसने वो निशान लगाए दूसरों के बैलेट पे और फिर कहा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो यहाँ पे मेयर ने रिजाइन तो कर दिया है ऑन मॉरल ग्राउंड, बट उसके साथ साथ ये आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स को भी अपने साथ ले गए।
ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर ही उधर शिफ्ट कर गए हैं बीजेपी में। तो अब इलेक्शन होगा तो अब जीत लेंगे। ऑपरेशन लोटस चलता रहता है हर जगह। कि ये मिस्टर अरविंद पनागारिया हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इस पे कभी हम मेंस 450 प्लस में सेशन करेंगे जब इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होगी। बाकी बाकी फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोग उसमें पढ़ते ही हैं अपनी लक्ष्मीकांत में। ठीक है, नाउ बात यहाँ पर ये है कि इनका कहना है कि हम 10% की ग्रोथ अचीव करनी चाहिए, 7% की तो हम अचीव कर ही रहे हैं काफी साल से। बट उसके लिए जरूरी है कि हम काफी सारे अभी टैरिफ लगा रखे हैं, हमने काफी हाई टैरिफ लगा रखे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी हाई है, तो हमें इनको रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक, जबकि हमारे फार्मर जो प्रोटेस्टर बैठे हैं वो क्या चाहते हैं कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाइए जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं, ताकि वो कॉस्टली हो जाए और लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करें। ठीक है, जस्ट अगेंस्ट में है डिमांड। सेकंड है कि लेबर लॉज। अब अभी 16 तारीख को जो धरना हुआ था इंडस्ट्रियल और एग्री फार्मर्स का मिलके, उसमें उन्होंने यही डिमांड की कि ये जो 4 लेबर कोड्स आप ला रहे हो इसको हटाइए। बट यहाँ पे अरविंद पनागरिया कह रहे हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है हमें अच्छे से, 4 लेबर कोड्स को। नेक्स्ट इज बैंक्स और पीएसयू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का हमें वो करना है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बनाया भी था। ठीक है, काफी सारा बनाया था गवर्नमेंट ने, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन करके एक ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हम सिर्फ 4 पीएसयू रखेंगे और 4 पब्लिक सेक्टर बैंक रखेंगे, बाकी सब प्राइवेटाइज कर देंगे। और ये भी यही कह रहे हैं कि ये सब प्राइवेटाइज करना है। ठीक है? हमारी इकोनॉमी अभी है करीब 3.6 टू 3.7 ट्रिलियन साइज की, तो ये सॉलिड बेस पे है। अब हम यहाँ से 10% की ग्रोथ रेट अचीव करने की तरफ देखना चाहिए। इनकम एंड नॉट एमएसपी। अब सी एमएसपी में मैंने आपके साथ कल ही मेंस 450 प्लस में सेशन किया है और ओपन भी रखा है उसको सबके लिए, आप वहां से देख सकते हैं। ये सब हमने वहां डिस्कस कर लिया है। एमएसपी को लीगली बाइंडिंग चाहते हैं ये लोग। ठीक है, और एमएसपी आप फिक्स कीजिए C2 के बेसिस पर, A2 प्लस FL पे नहीं। ठीक है, तो आप वहां से ये वीडियो देखेंगे आपको ये सब समझ में आ जाएगा, A2 क्या है, A2 प्लस FL क्या है और C2 क्या है। ठीक है, ये तीनों चीज आपसे आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज इनकी जो और अदर डिमांड है वो है कि लोन वेवर दीजिए, हमें पेंशन दीजिए फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स को, अराउंड 6,000 पर मंथ की पेंशन दीजिए। ठीक है, मिनिमम वेज दीजिए मनरेगा में 700 पर डे, अलाउइंग मनरेगा वर्कर्स टू वर्क इन फार्मर्स फील्ड। अब वो ये चाहते हैं कि मनरेगा वर्क्स, नो इस पॉइंट को जरा समझिएगा। मनरेगा में जो वर्क करते हैं वो सरकार प्रोजेक्ट वगैरह सैंक्शन करती है, जैसे कैनाल वगैरह खोदने अगर गांव में, ठीक है, या कोई और काम है, तो मनरेगा के वर्कर्स को वहां पे अलॉट किया जाता है। ये लोग चाहते हैं कि इन वर्कर्स को अलाउ किया जाए कि फार्मर की फील्ड में काम करें। ठीक है, फार्मर की फील्ड में काम करें और पैसा मनरेगा के थ्रू सरकार दे। ठीक है, यानी कि फार्मर अपनी फील्ड में इनसे काम करा लेगा और इसको इन इन लोगों को जो वेज मिलने चाहिए अपनी मजदूरी के, वो सरकार मनरेगा के वेज से देगी। तो ये डिमांड थोड़ी गलत है, राइट, नॉट गुड। नाउ तो अब ये कुछ अभी तक डिसाइड ये नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिजिकली, बट एक चीज श्योर है कि ये फिजिकल डोमेन में थोड़ा तो एक्सपेंस बढ़ाएगा गवर्नमेंट का। सेकंड इज रेजिंग फूड इन्फ्लेशन। अब क्योंकि हमारे यहाँ फूड, जब फार्मर से ही अगर महंगा लिया जाएगा तो नीचे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही फिर कंज्यूमर तक पहुंचने तक। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू पुट ए फिगर ऑन द फिजिकल कॉस्ट ऑफ दिस पैकेज। 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी दी जाती है। ठीक है, और ये 23 क्रॉप दे कंस्टिट्यूट जस्ट 28% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोड्यूस। ये सिर्फ 28% ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 23 क्रॉप्स। तो ये कहना कि पूरी एग्रीकल्चर को इससे बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अधिकतर फोकस करने की जरूरत है अलाइड सेक्टर पर, पोल्ट्री हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, इन सब पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो उनका भी बहुत बड़ा शेयर है टोटल एग्रीकल्चर वैल्यू में। ये जो 23 क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी मांगी जा रही है, ये तो सिर्फ 28% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। The demand for higher MSP will not be confined to 23 क्रॉप्स। अब अगर आपने 23 क्रॉप्स की दे दी तो कल को लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो कि ऑलमोस्ट 50% प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर का, वो लोग भी डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वो भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें भी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस दीजिए, राइट। तो ये सिर्फ 23 एमएसपी तक ही नहीं रहेगी, फिर वो डिमांड और भी जगह से आएंगी। बट सच्चाई ये है कि सीरियल्स में इनमें हमने काफी रेगुलेशन लगा रखे हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है इनमें। ओके, इसके बाद इनकी जो ग्रोथ रेट है इन सीरियल्स की हार्डली 1.8% है। जबकि अगर आप हमारे अलाइड सेक्टर्स को देखेंगे, हॉर्टिकल्चर और इन सब को, तो ग्रोथ रेट 5 to 8% रही है। तो वो बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ही बहुत अच्छा कर रहे हैं।
ठीक है। सी, ग्रोथ इज मच हायर अप टू 5 to 8% इन हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक सेक्टर्स। जबकि जो सीरियल्स है जिसमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन है, एमएसपी है, फूड प्रोक्योरमेंट भी करती है गवर्नमेंट, उसके बाद भी उस सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम है, 1.8%। ठीक है। सो एक चीज श्योर है कि तो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर के फ्यूचर का, फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए। इट लाइज मोर इन लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर, एंड दीज कमोडिटीज नीड ए वेल इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन अप्रोच लाइक अमूल मॉडल। तो गवर्नमेंट को उधर ज्यादा वर्क करना चाहिए। और रही बात सीरियल्स की, तो हमने उस दिन भी बात की थी कि जिन स्टेट्स में यील्ड अच्छी है राइस की, वीट की, वहां पर फार्मर ऑलरेडी इतना अच्छा अर्न कर रहा है कि वो C2 प्राइस से ज्यादा ही अर्न कर रहा है, right? लेकिन जिन स्टेट्स में अच्छा नहीं है यील्ड, ठीक है, पर हेक्टेयर आउटपुट, वहां पे फार्मर लॉस में जा रहा है। जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र का देखा था हमने, ठीक है। तो जरूरत है गवर्नमेंट को फोकस करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर, एंड एक्सेस द बेस्ट मार्केट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जैसे आप कुछ अलग से अगर फ्रूट वेजिटेबल ग्रो करते हो कुछ बहुत अच्छा, ठीक है, यूनिक टाइप का, लाइक लाइक जैसे ड्रैगन फ्रूट, तो हरियाणा में अगर आप कल्टीवेट करें तो दिल्ली में आपको मार्केट अवेलेबल है उसका, बट यही चीज आप एमपी में कर रहे हो, वहां मार्केट मिलेगा उस चीज का, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो एक्सेस प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी। while augmenting the productivity require a lot of investment in agriculture research and development and irrigation, ठीक है। ये दो चीज जब तक नहीं होंगी तब तक हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं सकते, और जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता एग्रीकल्चर। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू रिमूव ऑल द बैन ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अब गवर्नमेंट ने बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो ये चीज आप इसलिए करते हो ताकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम रहे, सॉरी सप्लाई सफिशिएंट रहे, ताकि प्राइसेस ना बढ़े। तो आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हो, ये तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो। अगर इंटरनेशनल मार्केट में से अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो आप वहां जाने दीजिए ना, आप फिर उसको क्यों रोक रहे हो? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हमेशा कंज्यूमर पे ज्यादा रहता है रादर देन प्रोड्यूसर। स्टॉकिंग लिमिट्स लगा दी गई प्राइवेट ट्रेड पर। ओके, स्टॉप अनलोडिंग व्हीट एंड राइस इन द ओपन मार्केट एट बिलो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई। सो ऑल दीज स्टेप्स आर डिजाइन टू फेवर द कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं दे आर हाईली टिल्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। जैसे अगर हम सेंट्रल बजट को देखें, टोटल 47 लाख करोड़ का था, ठीक है, 47 ट्रिलियन का। उसमें सब्सिडीज एग्री एग्री फूड स्पेस में थी 5 ट्रिलियन, ठीक है। बट इस 5 ट्रिलियन में से भी 80% जो सब्सिडीज थी वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाई गई, जैसे पीडीएस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, right? तो हमें जरूरत है कि किसान प्रोड्यूसर पे ज्यादा फोकस करने की, जैसे पीएम किसान हम स्कीम में हम लोग 6,000 रुपए देते हैं, ठीक है। एंड ओनली 25% गोज टू वेल टारगेटेड वल्नरेबल कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स में जो हम पीडीएस वगैरह में दे रहे हैं उसमें सिर्फ 25% ही है जो सही जेन्युइन कंज्यूमर्स को जा रही है, जो सच में वल्नरेबल है। बाकी तो लेते हैं वहां से, बाहर बेच दिया और फिर दूसरी चीज खरीद ली। ये ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में है। से ब्रिक्स को मोस्टली रशिया और चाइना क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इट इज एंटी वेस्ट, ठीक है, एंटी वेस्ट। बट यहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने कहा देखिए एंटी वेस्ट और नॉन वेस्ट होने में फर्क है। आगे उन्होंने एम्फेसाइज किया दैट वी इंक्लूडिंग एक्चुअली एवरी कंट्री शुड हैव द फ्रीडम टू चूज बिटवीन मल्टीपल पार्टनर्स, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, रशिया हो। Now, affirming the distinction between the non-West and anti-West, India as a country which is non-West but which has extremely strong relation with the Western countries. While Russia and China might want to mobilize the BRICS against the West, India has no such interest. Okay, BRICS as a non-Western forum, not anti-West but non-West forum. यहाँ पे हमने थोड़े दिन पहले भी एक केस देखा था, जब दिल्ली में एक कपल आया था, उन्होंने कहा था कि 23 to 50 तक की ही एज दी गई है विमेन को, इवन वो मैरिड हो तो भी उस विमेन को सिर्फ यही एज ग्रुप अलाउ किया गया है सरोगेसी के लिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी था। तो ये चैलेंज आया था हाई कोर्ट में। उस तरीके से एक और चैलेंज ये है कि सिंगल विमेन जिसने कभी शादी की ही नहीं, उस सिंगल विमेन को भी अलाउ नहीं किया जाता है सरोगेसी के लिए। तो फिर वो फॉरेन में जाके, तो इन लोगों ने लिखा है, इनकी कोई क्लाइंट थी जो फॉरेन से सरोगेसी कराना चाहती, कि इंडिया में सिंगल विमेन अलाउड नहीं है। तो जब ये केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए थे कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप मैरिज, आप शादी कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप अडॉप्ट कर लीजिए बच्चा। लेकिन अगर कोई अपना ही बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहता है बट बिना शादी किए जाता है, तो वो चीज अलाउ नहीं करते हैं हमारा सरोगेसी एक्ट। सिंगल वुमेन इवन इन हर 40s, ठीक है, शॉर्ट सरोगेसी। बट current laws do not permit single women in India to have children through surrogacy. Surrogacy Regulation Act 2021 में जो आया अमेंड होके, इट परमिट्स ओनली मैरिड
only married couples or only a woman who is a widow or divorcee between the age group of 35 to 45 years. It does not allow a single never married woman to use surrogacy. Okay, so this is discriminatory. हमने दो डिस्क्रिमिनेशन देख ली, एक तो ये 23 से 50 ईयर एज ग्रुप वाला कि मैरिड वेमेन है, उसके बाद भी आप सरोगेसी अलाउ नहीं कर रहे हो कि आप 50 से ऊपर की हो चुकी हो। और अनमैरिड में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट। अगर आप डिवोर्सी हो, विडो हो, तो आप इस एज ग्रुप में होना आपका जरूरी है, और अगर आप सिंगल हो तो आप कर ही नहीं सकते सरोगेसी। सुप्रीम कोर्ट इसने ये जो बात कही थी कि आप शादी कर लीजिए या अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 21 डज नॉट प्रोहिबिट डिवोर्स और विडो वुमेन फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन थ्रू सरोगेसी, बट वुमेन हु चूज टू बी सिंगल और आर नेवर मैरिड आर सीन एज ए स्टिग्मा, ठीक है, विद ए नेगेटिव स्टीरियोटाइप। दे आर नॉट अलाउड टू हैव ए बायोलॉजिकल चाइल्ड। Now, motherhood, especially through new reproductive technologies, has been particularly restrictive for single and lesbian women. 2020 इन 2001 हमारे यहाँ करीब 5 करोड़ लड़कियां थी जो सिंगल रहना चाहती थी, या सिंगल थी, ठीक। बाय 2011 ये बढ़ के और 7 करोड़ हो गया, और हो सकता है नेक्स्ट सेंसस तक 10 करोड़ सच विमेन हो जो सिंगल ही मदर बनना चाहती हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट हमारे लॉ अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर वो फॉरेन में जाके सरोगेसी अवेल करेंगे। अब ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही रिस्क है, जो इलेक्ट्रल रिस्क है, क्योंकि इस साल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्शन है सभी कंट्रीज के अगर मिला लें तो उसमें डिसइंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे, ठीक है, वो डीप फेक वगैरह के, कि आप किसी भी लीडर का वो बना दीजिए और कह दीजिए कि ये स्पीच इन्होंने दिया है। जैसे जेलेंस्की का किया गया था कि उसका एक वीडियो निकाल दिया गया कि वो यूक्रेन के सोल्जर से कह रहा है वापस आ जाओ अपने बैरक्स में, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बहुत इलेक्शन कैंपेन में बहुत मिसयूज हो सकती है। तो ईयू ने कुछ रेगुलेशंस लगाए हैं, व्हाइट हाउस यानी कि यूएसए में भी कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए गए थे कि वाटर मार्किंग कीजिए अपने कंटेंट को, टू क्लियरली लेबल द एआई क्रिएटेड कंटेंट और रिक्वायरिंग रिजल्ट ऑफ रेड टीमिंग एक्सरसाइजेस, बट इवन दीज आर नॉट फुल प्रूफ। Such regulations will only serve to lock in the power of the already powerful by creating a barrier to entry and marking it infeasible to scrappy startup, ठीक है। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड को अफेक्ट कर देगा, जो ऑलरेडी पावरफुल कंपनीज हैं और जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके बीच में, तो इस तरह के रेगुलेशन भी ठीक नहीं है। थर्ड इज द पैरेलल ऑफ अर्लीस्ट अर्नेस्ट गाइडलाइंस। सी चाइना ने इस पे ज्यादा रेगुलेशन नहीं किया, इसलिए उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रेस ज्यादा तेजी से हो रही है। यूएस ईयू ने थोड़ा जल्दी रेगुलेशन शुरू कर दिया, इसलिए उनकी यहाँ पर प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। विद दीज कंसर्न अबाउट एथिक्स, रिस्क, ट्रांसपेरेंसी इन एआई डेवलपमेंट, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि शुड फ्री स्पीच बी प्रायोरिटाइज और शुड वी हैव ए गार्ड रेल्स। ओके, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर देना अभी आसान नहीं है। दे आर्ग्यू दैट एआई इज ए नॉन लीनियर इवॉल्विंग एंड अनप्रेडिक्टेबल। इंडिया का स्टैंड एटलीस्ट ये है कि अभी ये जो एआई है ये अभी अपने इवॉल्विंग फेज में है, ठीक है, और अभी से अगर हम अप्लाई कर देते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट तो फिर ये गलती होगी, ठीक है, फुलिश स्टेप होगा। वी नीड ऑडिट्स ऑफ एआई सिस्टम। कंपनीज लाइक IBM, OpenAI, they have been volunteering to their own transparency mechanism। तो इंडिया ने भी स्टैंड कहीं ना कहीं थोड़ा चाइना की तरह ही रखा है कि अभी हम इसमें रेगुलेशन करके इसको सफोकेट नहीं करना चाहते, एक बार उसको अपना रास्ता बनाने दीजिए, इवॉल्व होने दीजिए। यूएई, सऊदी अरेबिया आर मूविंग टुवर्ड एक्सपैंडिंग स्पेस फॉर नॉन मुस्लिम्स। यूएई की बात हम काफी कर चुके हैं, ये सिर्फ रिलीजियस एंगल से कर रहे हैं कि एमिरेट्स जो यूएई है इसमें सिर्फ 12% पॉपुलेशन है जो उसकी खुद की है, बाकी की जो 10 में जो टोटल 10 मिलियन है उसमें से 12% इनकी खुद की पॉपुलेशन है, बाकी सब फॉरेनर्स हैं, और उन फॉरेनर्स में इंडिया सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन यहाँ की इंडियंस है। सो रिलीजन कीप्स ए लो प्रोफाइल इन ऑफिशियल लाइफ। द स्पेस फॉर नॉन मुस्लिम, ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ यूएई पॉपुलेशन टू फ्रीली प्रैक्टिस देयर फेथ, ठीक है। ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन जो यूएई की है वो नॉन मुस्लिम है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ टेम्पल बनाया है तो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिश्चियन चर्च भी है वहाँ पे पहले से, जूइश सिनेगॉग भी हैं, सिख गुरुद्वारा भी हैं पहले से। Alcohol is freely available, as is the pork. Ban on eateries serving food during Ramadan. Fasting hours have been relaxed. Women dress more or less just like London or New York. Okay, दुबई में देखा ही है। Religious symbols are worn freely. Sexual behavior is no longer policed. Non-Muslims are not required to convert to marry Muslim. तो यूएई लिबरल हो रहा है थोड़ा सा रिलीजन के मामले में, और सिमिलरली सऊदी अरेबिया भी हो रहा है, उतना तेजी से नहीं, यूएई की तरह नहीं, बट फिर भी जब से मोहम्मद बिन सलमान वहां पे बने हैं रूलर, तब से सऊदी अरेबिया भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। यूएई इज नो लिबरल हेवन, अभी भी ऑटोक्रेसी है वहां पे, ठीक है, एक फैमिली रूल करती है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑन द रिलीजियस फ्रंट, प्रोहिबिशन ऑन ब्लास्फेमी, यानी कि आप अपमान नहीं कर सकते।
ठीक है, proselytizing by non-Muslims and attempting to convert Muslims is effectively banned. सिमिलरली यहाँ पर रिलीजन इन द यूएई स्टेडीली बिकमिंग ए पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर, और यही होना चाहिए वर्ल्ड ओवर, रिलीजन इज योर पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर। ठीक, सऊदी की बात करें तो जब से मोहम्मद बिन सलमान वहां पर बने डिफैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया, ही इज ड्राइव टू मॉडर्नाइज द किंगडम। एमबीएस इज रैपिडली राइडिंग इट टू, एक सेकेंड, he is reading it to overt Islamic trappings and reigning in the previously powerful सुन्नी क्लर्जी। पहले सुन्नी क्लर्जी जो वहां पे थी सऊदी अरेबिया में बहुत पावरफुल थी, वो हर चीज को रिलीजन के एंगल से देखती थी, इवन डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक्स को, सब कुछ। और वही गलती ईरान से हुई है ना। ईरान में क्या है कि थियोक्रेसी स्टैब्लिश हुई ना जब से, ईरान 1979 के पहले बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था। उसके बाद से वहां पे ये क्लर्जी का डोमिनेशन जब बढ़ा पॉलिटिक्स में, थियोक्रेसी की तरफ गया, तब से ईरान का डाउनफॉल ही चल रहा है। ठीक है, वो मॉडर्नाइजेशन से उल्टा रिवर्स में चला गया है। Saudi funding and support for Islamist radicals and fundamentalist outfits across the world have been substantially cut. इवन सऊदी अभी ये सब करता भी नहीं है कि कहीं किसी एनजीओ को वो दे रहा है इस्लाम को प्रमोट करने के लिए पैसे, अब नहीं करता वो ये सब। जीएसएलवी रॉकेट, नॉटी बॉय कहते हैं इसको, मैंने आपको बताया था कि इसकी फ्लाइट फेल बहुत ज्यादा हुई है टेस्ट में। ठीक है, हमारे पास 3 मेन लॉन्च व्हीकल हैं अभी अभी प्रेजेंट में। एक है जीएसएलवी, दूसरा है पीएसएलवी, और थर्ड है लॉन्च व्हीकल 3 जिसको हम जीएसएलवी मार्क 3 भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जीएसएलवी का ही इंप्रूव वर्जन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं इसको। जीएसएलवी की बात करें तो 15 बार फ्लाई किया गया पहले, एंड 4 ऑफ इट्स फ्लाइट वर अनसक्सेसफुल। ठीक है, ए वेरी हाई फेलियर रेट माना जाता है जो कि इसमें। पीएसएलवी अपने 60 फ्लाइट्स में सिर्फ 2 बार फेल हुआ है। ठीक है, और हमारा जो लॉन्च व्हीकल 3 है जीएसएलवी मार्क 3, ठीक है, इट हैज फ्लोन 7 टाइम्स एंड नेवर फेल्ड, इसलिए बस इसी को थोड़ा सा नॉटी बॉय कंसिडर किया जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम है, GSLV is more powerful rocket than PSLV. It carry much heavier satellite. It can carry 2200 kg in geostationary and 6000 kg in LEO. ठीक है, ये ऑर्बिट्स वगैरह ये सब मैं आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में करवा दूंगा। तो फेल होने की मेन वजह क्या है? क्रायोजेनिक इंजन। आई टोल्ड यू 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायो। क्रायोजेनिक इंजन पहले हमने रशिया से लेना चाहा था, लेकिन हमें मिल नहीं पाया था क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी। तो यूएसए का कहना था कि ये क्रायोजेनिक इंजन इंडिया मिसाइल्स, वेपन्स वगैरह में यूज कर सकता है, तो उसने रशिया को हमें सेल नहीं करने दिया। फिर कोल्ड वॉर के बाद हमें जरूर मिल गया, और फिर इसी रशियन इंजन को क्रायोजेनिक इंजन को हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया। ठीक, बट एट द सेम टाइम हम लोग पैरेलली खुद का भी बना रहे थे स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से, तो वो भी हमारे पास अब है। क्रायोजेनिक इंजन में यूज होती है लिक्विड हाइड्रोजन, और उसके साथ लिक्विड फॉर्म में हमारी ऑक्सीजन भी यूज होती है। ठीक है, ये बर्न करते हैं इसकी प्रेजेंस में। क्रायोजेनिक इंजन वॉज रिवर्स इंजीनियर्ड ऑन ए रशियन डिजाइन। ठीक है, उस टाइम रशिया को यूएसए ने मना कर दिया था क्योंकि ये वायलेट करता है एमटीसीआर रेजिम को, ये जो कहती है कि हम इस तरह की चीजें शेयर नहीं करेंगे। और लॉन्च व्हीकल 3 की बात करें तो ये वाला हमने जो बनाया है, इसमें हम वो इंजन यूज कर रहे हैं जो हमने खुद बनाया। ठीक है, स्क्रैच से, रिवर्स इंजीनियरिंग करके नहीं, खुद से। ठीक है, इट इज दिस इंजन इज एन एंटायरली इंडियन डिजाइन डेवलप विद इन इसरो। तो ये हमारा अभी तक कभी फेल नहीं हुआ। द इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन हैज बीन डिप्लॉयड इन लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज है, नॉट इंटरेस्टेड। ब्यूबॉनिक प्लेग, ये क्या है? ये ब्यूबॉनिक प्लेग ये होता है बैक्टीरिया से। ओके, एंड जूनोटिक है, यानी कि एनिमल और पीपल के बीच में स्प्रेड हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये 3 वे में ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड वेक्टर, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड और कंटेमिनेटेड मटेरियल, एंड थर्ड इज इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ब्लैक डेथ, ये 14th सेंचुरी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसने यूरोप की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। ठीक है, दिस इज द सिंगल मोस्ट डेडली डिजीज आउटब्रेक। चीता को लेकर एक कुनो में 7 बच्चे पैदा हुए हैं, बस फालतू की बात है। कुनो कुनो नेशनल पार्क एमपी में आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एमपी के शिवपुर में आता है, और वहां से निकलती है आपकी सीप रिवर। ठीक है, ये रिवर्स कई बार पूछ ली जाती है। ये सब इंटरव्यू मत पढ़ा कीजिए, दे आर नॉट समथिंग यू शुड रीड, वो सब बायस रहता है। यूके के साथ एफटीए की बात है तो अभी भी इस पे नेगोशिएशन चल ही रहे हैं। वो चाहते हैं इंडिया अपना मार्केट और ज्यादा ओपन करे, और सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि आईपीआर रिजिम इंडिया की स्ट्रांग हो, क्योंकि सबसे ज्यादा दवाइयों में जो रिसर्च वगैरह होती है वो यूके में होती है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में होती है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि हमारे पेटेंट लॉस, पेटेंट्स वगैरह जो दवाई पे होते हैं वो कमजोर हो, और फिर इंडिया कंपल्सरी लाइसेंस के अंडर में उनके जेनरिक वर्जन बनाना शुरू कर दे। ओके, तो ये सबसे बड़ी डिमांड है इनकी कि आईपीआर रिजिम को ओपन कीजिए। और दूसरा ये चाहता है कि ऑटोमोबाइल्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, लंदन ने अपने सामने गोल रखा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे पूरा।
ठीक है, 100%। तो ये चाहते हैं कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अपनी ड्यूटी वगैरह कम करे और फ्री इंपोर्ट करे इसका। ओके, तो इंडिया ये चाहता नहीं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी फिर इस पर। थर्ड, यूके चाहता है कि एग्रीकल्चर मार्केट ज़्यादा ओपन किया जाए इंडिया का, ठीक है, जो कि इंडिया, अब फार्मर्स जो हमारे इस वक्त प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो तो यही चाहते हैं ना कि ये मार्केट आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के। ओके, रेस्ट इज पॉलिटिकल न्यूज। सो हमने दोनों सेशन देख लिए। अब क्योंकि देखिए इलेक्शन ईयर है तो अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है अपने प्रीलिम्स पे बेटर फोकस करने के लिए। ठीक है, सो करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, एंड पीछे के 2 से 3 साल तक के करंट अफेयर अच्छे से कीजिए, एंड डोंट रिलाई टू मच ऑन दिस कोचिंग मैगजीन्स। वो यूपीएससी को सब पता है, वो जानबूझकर अवॉइड करता है उनको, पिछले 2-3 साल से मिसरेबली फेल हुई है। आप ये काम आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स ही आएंगे जो आपने न्यूज़पेपर से बनाए होंगे पिछले 2-3 साल में। All right. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.